हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विवेक राणा, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट आकाश बाईजूस नीट चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूं। मैं जानता हूं कि जो हमारे नीट के स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको केमिस्ट्री में किस पार्ट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो है वो डिफिकल्ट लगता है। मैं जानता हूं उसकी बहुत सारी वजह हैं, और उन सारे पॉइंट्स को मैं आपके साथ में जो है बारी बारी से डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उन चैप्टर्स को आप कैसे प्रिपेयर करें, और कैसे अपना जो फियर है उसको ओवरकम करें, डर को भगाएं, क्योंकि डर के आगे जीत है और डर के आगे ही नीट है। तो स्टूडेंट, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको कि हर एक स्टूडेंट हमारे सेशन को लाइक जरूर करे। जो आपका लाइक है वो हमारा मोटिवेशन का काम करता है, वो हमें एनर्जी बूस्टर का काम करता है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों, चलिए वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को आपसे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा हमारा ये जो सेशन है, ये है अबाउट टिप्स टू मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री। आप फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे मास्टरी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो फिजिकल केमिस्ट्री है इस पार्ट को प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आती है। आप जानते हैं हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज़्यादातर थियोरटिकल पार्ट है, बच्चे उसको थोड़ा आसानी से प्रिपेयर कर पाते हैं। फिजिकल पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट आने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नीट 2021 में केमिस्ट्री पेपर के एनालिसिस की, ओवरऑल जो 45 क्वेश्चन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने थे, उनके अंदर 18 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे, 16 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से थे, और 16 किससे थे? फिजिकल से थे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास में 50 क्वेश्चन का पेपर आया था, जिसके अंदर से स्टूडेंट आपको 45 क्वेश्चन जहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने थे। 2 पार्ट के अंदर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो अल्टीमेटली अगर मैं मानूं तो आपको 15 से 16 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। अब स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर अगर हमें बात करनी है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं और वहाँ से क्या चांसेस है, कितने क्वेश्चन का आने का चांसेस है। अगर हम बात करें चैप्टर की तो हमारे पास में है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, एंड सम बेसिक, जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टूडेंट 2 क्वेश्चन आने का चांस होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर से 1, थर्मोडायनेमिक्स से 2, इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन आते हैं, रिडॉक्स से 1 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से 1, सॉल्यूशन से स्टूडेंट 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2, केमिकल काइनेटिक्स से 2 और सरफेस केमिस्ट्री से 1। तो अल्टीमेटली आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि कौन से चैप्टर की आपके पास में ज़्यादा वेटेज है और कौन से चैप्टर की थोड़ी वेटेज कम है। ओके, अब स्टूडेंट वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक चैप्टर के अंदर, कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे कुछ चैप्टर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से लिंक भी करते हैं, जैसे कि हमारे पास में चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा कमांड होनी चाहिए, और कमांड का मतलब है, क्योंकि आप देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर की एप्लीकेशन है वो बहुत सारी जगह पे आएगी, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, या बात करें रिडॉक्स के अंदर, सॉल्यूशन। तो स्पेसिफिकली हमारे पास में जो स्टेट्स ऑफ मैटर है और सॉल्यूशन जो है, ये 2 चैप्टर ऐसे होंगे जहां पे आपको जो कैलकुलेशन पार्ट है, मोल कॉन्सेप्ट जो आप प्रिपेयर करेंगे उसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपको स्टूडेंट यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए लॉग के क्वेश्चंस के लॉग का कॉन्सेप्ट भी आपको आना ज़रूरी है। आपके लॉग का कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंट जो है चैप्टर्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर, और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट, चलिए वन बाय वन बात करते हैं, एक एक चैप्टर को थोड़ा देखते हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक आप सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे पास में सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है स्टूडेंट, वो आएगा हमारे पास में बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल पे अगर मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ, लास्ट 10 ईयर का जो मैंने नीट के पेपर हैं उसके एनालिसिस करी है, उसके बेस पे मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बोहर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। बोहर्स के बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और क्वांटम नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। और अगर मैं कहूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है जिसकी एप्लीकेशन आगे भी बहुत सारे चैप्टर में आपको मिलेगी, तो वो होगा हमारा क्वांटम
मॉडल, क्वांटम नंबर को फाइंड आउट करना, क्योंकि आप इसके बेस पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, ये इनकी सारी एप्लीकेशन आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा हमारा क्वांटम नंबर है। इसके साथ साथ आपको बोहर मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को ज्यादा फोकस से पढ़ना है। छोड़ना वैसे कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं किसको आपको एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवीजन में लेना है। तो ये हमारे टॉपिक आ गए। इसके बाद में बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, उसके साथ साथ हमारे पास में आइडियल गैस के बाद में जो रियल गैस हैं और गैस लॉ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स में भी आते हैं। एंड वैन डर वाल इक्वेशन, मॉलिक्यूलर स्पीड, ग्राहम्स लॉ, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो बच्चों अगर थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं तो हमारे पास में जो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग पता हो, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज जो हमारे पास में आती हैं, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और डिफरेंट जो प्रोसेस में एंथैल्पी निकालने को आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन, बिल्कुल वर्क पे क्वेश्चन आएगा और अक्सर आता रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से करिएगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्पॉन्टेनिटी। आपको गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, इसके बारे में बताओ, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के दो फैक्टर होते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, एंट्रोपी के बारे में बात करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको वहां पे देखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बात करें तो वहां पे ली चैटलियर प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बफर सॉल्यूशन, बफर की पीएच फाइंड आउट करना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये देखना कि कौन से सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होने के बाद में जो सॉल्यूशन है जो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे अक्सर जो है क्वेश्चन आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम से। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। इसके बाद में अगर रिडॉक्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट रिडॉक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। रिडॉक्स से अगर आप बात करें तो रिडॉक्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना और आपको देखना कि यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। बैलेंसिंग पे अक्सर क्वेश्चन नहीं आता है, बैलेंसिंग जो है बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जनरली बस यहाँ पे रिडॉक्स में दो चीज़ें देखें कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर पाएं। डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर आपको जैसे सल्फर, बहुत सारे डिफरेंट सल्फर के कंपाउंड देगा उसमें, या नाइट्रोजन कंपाउंड देगा और वहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। दूसरा एन फैक्टर को देखना कि आप एन फैक्टर को फाइंड आउट कर पाएं और एन फैक्टर को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर पाएं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। बैलेंसिंग पे अक्सर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा नहीं आता है, बट कम आता है। ओके, और टाइट्रेशन पे भी ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते। इसके बाद में स्टूडेंट बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट में डेंसिटी पे अक्सर क्वेश्चन आया है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पे, डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। डिफेक्ट ऑफ सॉलिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल डिफेक्ट क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है। वॉइड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वॉइड्स पे अक्सर हमसे पूछ लेता है नंबर ऑफ वॉइड्स कितने होंगे, है ना, टाइप्स ऑफ वॉइड्स कितने होंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर की जब हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो हमें स्टूडेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप अक्सर कभी कहीं पढ़ते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, नीट के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर तक जानना जरूरी है। इसके आगे इसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट हमारे पास में सॉल्यूशन। अब हम देखिए ये पार्ट जब तक हमने देखे, कुछ पार्ट हमारे पास में या 12th का चैप्टर होगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ये तो मोल कॉन्सेप्ट में आप कवर कर लेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट में कवर कर लेना है, जिससे कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सके। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है
है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अक्सर आप सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे मैं जानता हूं, बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर जो आप है उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। वेंट ऑफ फैक्टर यहां पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसकी एप्लीकेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। बाकी पार्ट हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कॉमन पॉइंट हो गया, बोर्ड के एग्जाम में भी आएगा, बट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इवेंट ऑफ फैक्टर आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा। तो जब आप लास्ट रिवीजन कर रहे हो तो वहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जब लास्ट में आप रिवीजन करें तो नर्स्ट इक्वेशन जरूर अच्छे से पढ़ें। नर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि डैनियल सेल बहुत आसान सा पार्ट है, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको आसानी से याद रह जाता है। फेरेडेज लॉ एंड क्योंकि बच्चों आप मत सोचिएगा कि बहुत डिफिकल्ट पार्ट ज्यादा आता है, नहीं। नर्स्ट इक्वेशन, फेरेडेज लॉ, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड कॉलरेश लॉ, ये पार्ट आपको जो है रिवीजन में इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहां पे अक्सर देखो क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसलिए बता रहा हूं कि जब आप रिवीजन करें तो इस पार्ट को अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि देखो जो टॉपर होते हैं ना, उनको ये जरूर पता होता है कि चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और किस पॉइंट को आपको डेप्थ में कवर करना है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको किसी ना किसी ईयर में वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, काम का लग रहा होगा, ओके। और मैं अभी बताऊंगा भी कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है। पहले मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, कौन कौन से चैप्टर हैं। बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो अगर मैं बात करूं यहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद में उसके बाद आता है हमारे पास में आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस इक्वेशन। इन दो पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के टाइम पे आपको सबसे अच्छे से ध्यान देना है इन दो पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसके बाद में स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है हमारे पास में सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए रहेगा वो रहेगा कॉलोइडल सॉल्यूशंस, और कॉलोइडल सॉल्यूशंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक हार्डी-शुल्ट्ज रूल, है ना। हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास में कोएगुलेशन। ये सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलोइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसके अलावा हमारे पास में जो हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना है, जिसके बारे में डिटेल में हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो होता है फ्रिंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। सो जब आप नीट की प्रिपरेशन करें, और अभी आपके पास कुछ दिन है, जो कुछ दिन बाद आपका नीट का एग्जाम होना, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको ज्यादा अटेंशन देनी है। अब स्टूडेंट इसके बाद में आता है कि हमें सबसे ज्यादा फियर, सबसे बड़ा फियर हमारे लिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे लिए जो फियर है वो है कैलकुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें थ्योरी समझ में आ गई, फॉर्मूला हमें आता है, बट हमें क्वेश्चन नहीं हो पाते, हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम कैलकुलेशन में स्लो हैं, या हमसे कैलकुलेशन जो है एक्यूरेट नहीं निकलता। सो मैं बताता हूं इसको आप कैसे चीजें सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अल्टीमेटली मैथ्स की प्रॉब्लम है, ये केमिस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैथ्स से थोड़ा सा डर दूर करना होगा, और अपने आप को ये कहना होगा कि हमें मैथ्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री हमें अच्छे से आती है, और अगर मैं अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कर लेता हूं तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रांग हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। अब कैलकुलेशन को कैसे अच्छे से सॉल्व किया जाए, कैलकुलेशन पे कैसे कमांड की जाए, तो कैलकुलेशन पे कमांड करने का तरीका यह है कि आपको ना क्वेश्चन का आंसर अप्रॉक्सीमेट निकालना है। चलिए मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास में एक ए केस है ना, केस ए, कि जहां पे हमारे पास में किसी क्वेश्चन का आंसर है, और मेरे पास में यहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं उसको, और ऑप्शन मेरे पास में ए बी सी डी हैं, ओके। फर्स्ट केस है, और यहां पे हमने कहा ए बी सी डी, हमें 4 ऑप्शन गिवन है, और हमें किसी यहां पे पीएच निकालने के लिए कह दिया गया। तो एक हमारे पास में पीएच है 8, एक जगह हमें पीएच यहां पे कह दी इसने 10, एक जगह हमसे कह दी 12, एक जगह हमसे कह दी 6। सो अब जब पीएच को फाइंड आउट, आप यहां पे देखेंगे कि आपको अप्रॉक्सीमेटली भी चीजों को सॉल्व करना होगा। सब में हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, 8, 10, 12, 6। सेकेंड केस में दे रहा हूं, केस 2, एक जगह हमें ऑप्शन ऐसे मिले हैं ए बी सी डी, जहां पे अगर मैं अच्छे से बात करूं तो मैं केस 2 को यहां पे ले लेता हूं।
बच्चों क्योंकि आपको दिखना भी चाहिए, आपको अच्छे से अपीयर भी होना चाहिए। केस 2 में यहाँ पे ले रहा हूँ, हमें ऑप्शन मिले हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरह से ऑप्शन मिले हैं। यहाँ पे हमसे कह दिया 8, यहाँ पे कह रहा है 7.85, 8.10, 8.05, कुछ ऑप्शन इस तरह के हैं। आपको केस 2 वाले ना इस तरह के आंसर आपको देखें, क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। वाकई में आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको केस 1 के जो हैं कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। अल्टीमेटली आपको अप्रॉक्सीमेट पहुंचना है कि जब आपको आपका आंसर आसानी से मिल जाए, क्योंकि केस 2 के अंदर हमें इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जब जाके हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। केस 2 के अंदर हम केस 1 के अंदर हमें बहुत प्रिसाइज नहीं जाना पड़ेगा, हम एवरेज आउट करके भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप बिल्कुल मत डरिए कि आपको बिल्कुल प्रिसाइज क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। अगर आपने एवरेज करना सीख लिया है, अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन का आंसर निकालना सीख लिया है, तब आपका जो टाइम है वो कम लगेगा, आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और आप एक्यूरेट आंसर भी निकालना सीख लेंगे। बिल्कुल मैथ्स से मत डरिए, मैथ्स का फोबिया मत पालिए। दूसरा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, लॉग। अक्सर बच्चों को लॉग में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जो कि अपने 11th 12th में जब वो साइंस ऑप्ट करते हैं तो मैथ्स को छोड़ देते हैं। तो मैथ्स की प्रैक्टिस से बाहर हो जाते हैं और वो लॉग को ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो पार्ट हम कैसे करेंगे। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लॉग के, उनको सीख लीजिए, अक्सर उनका रिवीजन करते रहिए। आपको लगे कि मुझे लॉग टेबल, लॉग का कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूं, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, भूलने मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। थर्मोडायनेमिक्स में, इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे, आप इसको नहीं, इवन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी आप इसको नहीं जानेंगे, तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारे चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। और एक तरीका है, या तो आप उसको सीख लीजिए या इतने सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम फेस करिए। मतलब आपने बहुत मेहनत करी कॉन्सेप्ट को समझने में, फॉर्मूला याद करने में, अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपको पता है क्या फॉर्मूला पुट होगा, आपको पता है क्या गिवन कंडीशन है, बट अल्टीमेटली आप वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक कि आप लॉग फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर पा रहे हैं। सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लॉग की वैल्यू हम सॉल्व करना नहीं आ रहा, उसके टिप्स ट्रिक्स हमें नहीं आते। तो सीख लीजिए, अभी बहुत टाइम है, और इस तरह से आप अपने मैथ्स का जो फियर है उसको ओवरकम करें। डन। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट था, पहला इंपॉर्टेंट टिप्स था। सेकंड की हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। जो फिजिकल केमिस्ट्री है यार, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस की डिमांड करती है, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और उसको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना, और वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, तो यहाँ पे आपको लगातार प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं कि हर बार आपका प्रैक्टिस के लिए नया क्वेश्चन होना चाहिए। सर प्रैक्टिस करें कैसे, मतलब प्रैक्टिस का बेस्ट मेथड क्या है? आप जो भी बुक फॉलो करते हो, ये जो टिप है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फर्स्ट 2 टिप्स जो कि अभी आने वाले टाइम में नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, 10th से 11th मूव हो रहे हैं या 11th से 12th मूव हो रहे हैं और उनके पास में 1 से 2 साल है अभी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। सो ध्यान रखिएगा, आप जो भी बुक फॉलो करें, जो भी कंटेंट फॉलो करें अपनी प्रैक्टिस के लिए, जब आप पहला कोई चैप्टर आपने डिटेल में पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया, मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर आपने बहुत डिटेल में पढ़ा, और जब आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे जब आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपसे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे। बच्चों अक्सर मैं देखता हूं कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे ना, मोस्ट ऑफ द जनता ऐसी होती है कि उनसे भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है। मतलब पहली बार सबके लिए डिफिकल्टी लेवल सेम होता है, बट कुछ लोग टॉपर बन जाते हैं, कुछ लोग टॉप 1000 में आ जाते हैं, क्रीम हो जाते हैं, बेस्ट मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, कुछ लोगों कुछ भी नहीं हो पाता। तो वो टाइम कैसे सेग्रीगेट करता है? जो टॉपर होते हैं वो करते क्या हैं, जो क्वेश्चन उनसे नहीं हुआ, जो क्वेश्चन उनसे सॉल्व करने में डिफिकल्टी हुई, वो उस क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को किसी पर्टिकुलर पेन से मार्क कर लेते हैं। अब जब रिवीजन का टाइम आएगा, रिवीजन के टाइम में टॉपर्स क्या करते हैं, सिर्फ उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करते हैं जो पहली बार में उनसे नहीं हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन है
और मैंने पहली बार में 60 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए थे, 40 क्वेश्चन मेरे गलत थे। मैं किसी एवरेज स्टूडेंट की कहानी लेके चल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा टॉपर था जिससे 10 ही क्वेश्चन नहीं हुए, मतलब 40% क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिए, 60% क्वेश्चन आपसे सही हुए, तो आपको सेकेंड रिवीजन में करना क्या है, अब की बार सिर्फ और सिर्फ उन 40% क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो पहली बार में आपसे नहीं हुए। बट आपको पता कैसे लगेगा कि वो आपसे नहीं हुए? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनको स्पेसिफिक मार्क किया हुआ है, उनको ऐसे बताया दिखाया हुआ है आपको कि वो आपको अचानक दिख जाते हैं, पॉपअप हो जाते हैं आपकी आंखों के सामने, अरे मुझे तो इस बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपको अब आपका ना 90% डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो जाएगा, अब भी वो 10% बचेगा। और भाई नीट के लिए तो हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है। आप जब भी रिवीजन करें उसी पर्टिकुलर बुक से उन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चन को करें, हर बार नए क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका वीक एरिया है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली एक ऐसा प्रोसेस है कि आपका जो वीक एरिया है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। ये एक रामबाण है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये महामंत्र दे रहा हूं, आप इस पॉइंट को फॉलो करिए, आपकी मैक्सिमम डिफिकल्टी टाइम टू टाइम खत्म हो जाएगी। ओके, और आपका रिवीजन का जो टाइम है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। आपको लगेगा कि सर अब तो मैं सिर्फ अगर मुझे फिर एक दिन ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ 20 या 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और आपको 20 से 30 क्वेश्चन में ऐसा लगेगा अब सर ये चैप्टर मेरा पूरा का पूरा रिवाइज हो गया, क्योंकि इसके सारे आसान क्वेश्चन तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने पिक कर लिए हैं। ये वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस यहां पे, और मैं अब इन पे मेरी कमांड है तो सब चीजों में मेरी कमांड है। इसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्मूला शीट चैप्टर के बाद में, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जहां पे आपको मैक्सिमम मोर देन 70% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस मिलेंगे। आपको फॉर्मूला आता है तो आपको क्वेश्चन में अपने आप दिख जाएगा कि यार ये वैल्यू गिवन है और ये कंडीशन गिवन है, इस वैल्यू इस कंडीशन पे मुझे कौन सा फॉर्मूला पिक करना है। आप फॉर्मूला पिक करिए, वैल्यू को पुट करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए क्या होना चाहिए कि आपके पास में एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। अगर आपने वो फॉर्मूला शीट खुद से बनाई हो तो वो बहुत अच्छा होता है बच्चों। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा आपको कि आप जो है आपका जो सिलेबस है आप उसके दायरे में रहें। बिल्कुल भी आप सोचें कि सर हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है और जब जेईई एडवांस का सिलेबस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपने जो है नीट का सिलेबस जो है गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक आपके नीट के एग्जाम में आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके नीट के एग्जाम में अब नहीं है। लगातार सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज चलता रहता है, तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है और अपने दायरे से बाहर नहीं जाना। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात आता है कि सर हम फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी को कैसे यूज करें, हाउ टू यूज एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी को कैसे यूज करें। और ये होगा हमारे लिए आज का महामंत्र या महा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप एनसीईआरटी को कैसे यूज करें। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ना बड़ा कॉन्साइज लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, बड़ी क्रिस्प लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। बट एनसीईआरटी में दो चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत काम देंगी फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भाई किसी क्लास नोट्स की जरूरत होगी, जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तो पहला, एक तो एनसीईआरटी के अंदर आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। एनसीईआरटी के आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बड़े प्यार से। वो हर एक टॉपिक के बाद में 2 to 3 सॉल्व्ड क्वेश्चन देता है। उन सॉल्व्ड क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप उन सॉल्व्ड क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करें। सबसे पहले जब सॉल्व्ड क्वेश्चन को देखें तो आप देखें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बनती है, मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे किस लैंग्वेज के साथ में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज है, उसमें कैसे कैसे चीजें वो गिवन कंडीशंस हमारे पास में होती हैं, उसके बाद में वहां पे उसको सॉल्व भी किया जाता है। तो जब वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है तो आप ये देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ना। क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है कि आपने देखना कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया, तो उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट को, थियरी को कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया है। दूसरा, अब सेकंड पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि भाई आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो बैक एक्सरसाइज होती हैं, है ना, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, मैं अगर आपको बताऊं कि एनसीईआरटी की अगर एक्सरसाइज के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे आपको देखने को मिलते हैं। कैसे,
थियोरेटिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है और बहुत आसानी से आप अगर प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेटा ये पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे कि आप एनसीईआरटी को यूज कर सकते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिर्फ दो ही चीजें मैं कहता हूं उसमें इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। वहां से आपको देखने को मिलेगा कि भाई क्वेश्चन किस तरह से, कॉन्सेप्ट पे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपके साथ में कवर किए हैं। अब हम बात करते हैं। मैंने अभी सारे पॉइंट को कवर किया, डिटेल में कवर किया है और मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नीट में 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आएंगे, 60 मार्क्स हैं, आप आसानी से छोड़ नहीं सकते। और सिर्फ छोड़ने का ही कारण होता है डर। अपने डर को ओवरकम करिए, है ना। वो कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया, और आपको बिल्कुल नहीं हारना है ना, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। और डर के आगे जीत है, डर के आगे नीट है स्टूडेंट्स। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं आप फॉलो करेंगे और फॉलो करके फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में स्टूडेंट मैं अपना जो सेशन है एंड करता हूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।